हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल यूवी क्लासेस। आज हम यहाँ पे कुछ आपके साइंस की वीडियोस स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों की जो कोरोना महामारी के दौरान जो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है उसका ज़्यादा लॉस ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे और आपको पसंद भी आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम फिजिक्स का 12th का क्लास का लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि आरबीएसई और सीबीएसई दोनों प्रकार के बोर्ड के लिए इक्वली क्या है, आपके इम्पोर्टेंट है। पहला जो आपकी यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे रिलेटेड इफेक्ट, उसके फिनोमिना, इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टेट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज, इट्स फिनोमिना एंड इट्स इफेक्ट। मतलब स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो स्थिर आवेशों के स्थिरता के गुण का अध्ययन करती है। तो इलेक्ट्रोस्टेट को अगर मैं शब्द की बात करूं तो इस शब्द को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टेट। अगर सबसे पहले हम स्टेट की बात करें तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। स्टेट मतलब स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि रुकी हुई वस्तुएं, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं करें तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट या स्टेशनरी पोजीशन की वस्तुएं कहते हैं। अब इलेक्ट्रो वर्ड की अगर मैं बात करूं जो कि हमारे इस लेक्चर का या मैं कहूँगी इस यूनिट का जो कि एक तरह से पूरी फिजिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर इलेक्ट्रो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड का जो पूरा मीनिंग होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब होता है अंबर। अंबर मतलब ये एक ऐसा पदार्थ है जिसको शुरू में चार्ज के बारे में जब बात की जा रही थी तो उस वक्त इसको यूज किया गया था। तो अंबर क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। ये मिलेटस के रहने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया, अंबर नाम की रोड ली और उसको क्या किया, रब करके देखा। और रोड को रब करने के बाद उसके अंदर कुछ लाइट ऑब्जेक्ट जो हल्की वस्तु होती है उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया था और उस गुण को इन्होंने क्या कहा कि चार्ज। उस गुण को क्या कहा, इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश। उस गुण को क्या कहा, विद्युत आवेश। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि विद्युत आवेश की खोज किसने की, थेल्स ने। या फिर विद्युत आवेश के खोजकर्ता कौन थे, थेल्स थे। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में विद्युत आवेश की खोज करते हुए कहा कि किसी वस्तु पे आया हुआ वह गुण जो हल्की वस्तु को आकर्षित करता है या हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुणधर्म होता है हम उसे विद्युत आवेश कहते हैं। दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स टू लाइट ऑब्जेक्ट टू इट सेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो दुनिया में अगर कोई भी वस्तु है तो सीधी बात है कि उसके अंदर कोई ना कोई गुणधर्म भी होता होगा, उसकी कुछ विशेषताएं भी होती होंगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सामान्य शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो विद्युत आवेश का मतलब होता है किसी के व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन कैसे, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या आप किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हो और अचानक वो बोलते बोलते आपको क्या करे, उल्टी भाषा में बात करने लग जाए, मतलब आपके थप्पड़ मारने लग जाए, तो आप एकदम से शॉक हो जाते हो और आप क्या बोलते हो उसको, भाई क्यों गुस्सा हो रहा है। कहने का मतलब हिंदी में हमने एक मुहावरा पढ़ा है, आवेशित होना मतलब गुस्सा होना। तो एक तरह से व्यवहार में परिवर्तन होना। तो मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखो प्रकृति में कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है, प्रकृति में अगर कोई भी चीज स्थित है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गुणधर्म भी होते हैं और उसके कुछ गुणधर्म होते हैं और उसको हम आगे जैसे फर्दर स्टडी करते रहे, जैसे इसकी थेल्स ने डिस्कवर किया, उसके बाद गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया इसके बारे में और भी रिसर्च की। भाई इन्होंने क्या किया था, अंबर से खोजा था, इसलिए इन्होंने क्या कह दिया, अंबर का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, किसी गुण को विद्युत आवेश कह दिया। गिलबर्ट इन्होंने आगे रिसर्च किया। तो इस हिसाब से अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाए, रगड़ा जाए, तो उन वस्तुओं के अंदर हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। इस क्रिया को आवेशन की क्रिया कहते हैं। किसकी, आवेशन, चार्जिंग। जैसे मोबाइल नहीं करता चार्जिंग, मतलब उसको आवेश दे रहा है, कुछ प्रॉपर्टी अट्रैक्ट हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कंघी को छोटी क्लास में हम क्या करते थे, सिर में रगड़ते थे, वो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को
कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है, तो क्या होता है उसके ऊपर जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ, भाई स्केल का व्यवहार ये तो ना होता है कि बालों में रगड़ा और आप उसके पास बिना बालों में रगड़े लेके जाओगे तो उसको खींचेगा, नहीं ना। मतलब आपने एक क्रिया की तो वो क्रिया क्या कहलाई, आवेशन की क्रिया, अर्थात किसी के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए की गई क्रिया कहलाती है आवेशन की क्रिया। अब अगर मैं विद्युत आवेश को टाइप्स में बात करूं तो एक मैथमेटिशियन थे, ये फिजिक्स के साइंटिस्ट नहीं थे, बट ये कहा जाता है कि फिजिक्स के लिए कहा जाता है कि अगर कोई फिजिक्स जानता है तो इसका मतलब उसको कंप्लीट मैथ, या मैं कहूँगी मैथ का बहुत सारा पार्ट आता है। तो एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या बताया कि जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश और दूसरा ऋणावेश नेगेटिव चार्ज ऋणावेश। अब देखो धनावेश और ऋणावेश का मतलब, अभी हम आगे एक क्रिया पढ़ेंगे आवेशन क्रिया, उसके अंदर बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा समरी में बता देता हूं। धनावेश का मतलब जब दो वस्तुओं को, मान लो मेरे पास ये स्केल था तो इसको मैंने ऊनी कपड़े से रगड़ा, ये वूलन क्लॉथ है और ये कोई स्टिक है स्केल मान लो, इसको मैंने इसके साथ रगड़ा, जैसे ही मैंने इसको इससे घर्षण कराया तो हो सकता है इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएं, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाए। कहने का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, मान लो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें आ जाते हैं, इसका मतलब इसके अंदर शुरू में मान लो 100 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने बच गए 90, इसके अंदर मान लो शुरू में 100 थे तो अब कितने हो गए 110। तो क्या मतलब निकला, घर्षण कराने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई या अधिकता, कमी हुई ना, तो कमी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज धन आवेश, अर्थात आवेशों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं क्या बात करूं कि अब इस कपड़े की बात करूं, जो ये मेरे पास ऊनी कपड़ा है वुलन क्लॉथ है, इसके अंदर 100 से कितने हो गए 110, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई। इस वृद्धि को मैं क्या कह सकता हूं, ऋण आवेश। मेरे हिसाब से आपको ये आवेशों की प्रकृति समझ में आ गई होगी। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि स्केल पॉजिटिव कहलाएगा हमेशा या हमेशा नेगेटिव कहलाएगा, और सूती कपड़ा कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, कारण डिपेंड करता है कि दोनों का नेचर कैसा है। अब देखो दुनिया में कोई भी चीज है तो उसके कुछ ना कुछ गुणधर्म भी होती है, जैसे मान लो कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, उसी हिसाब से विद्युत आवेश की अगर मैं बात करूं तो इसके भी कुछ गुणधर्म होते हैं। वो गुणधर्म क्या होते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या उतार तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से उतार सकते हो, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो अगर मैं विद्युत आवेश के गुणधर्म की बात करूं तो विद्युत आवेश के गुणधर्म क्या हो सकते हैं, देखते हैं। देखो पहला विद्युत आवेश की बात करूं, गुणधर्म की बात करूं तो ये एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर प्रॉपर्टी, स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, अर्थात आवेश की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। क्यों, ध्यान सुनो, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होना किसी वस्तु पे आवेश कहलाता है, अर्थात उसके व्यवहार में परिवर्तन को हम क्या बोल रहे हैं, आवेश बोल रहे हैं। तो मेरे व्यवहार में क्या परिवर्तन है, इसकी कोई निश्चित दिशा तो नहीं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं तो ना हो सकता है। इसका मतलब ये एक अदिश राशि होगी। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे गुणधर्म है, बहुत अच्छे अच्छे गुणधर्म है। अगर हम बात करें कि स्थिर आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, मतलब a field is produced around the stationary charge that is known as electric field। स्थिर आवेश के चारों, देखो आपने क्या देखा होगा, विद्युत, मैं बोल रहा हूँ बार बार विद्युत आवेश, इसका मतलब आपने देखो छोटी क्लासों में पढ़ा है विद्युत की परिभाषा, आवेशों के प्रवाह की दर, मतलब आपको पता है कि विद्युत मतलब करंट जहां होगी वहां पे आवेश होंगे ही होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। तो इसका मतलब, और आप क्या जानते हो, उसके चारों तरफ अगर मान लो कोई आदमी बरसात में गीला हो गया और किसी बिजली के तार के पास से, खंभे के पास से निकल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको झटका लगने का डर रहता है। इसका मतलब अब ये तो नहीं कि हवा में करंट आएगी तो वो क्या हो रहा है, फील्ड है, उसके चारों तरफ एक फील्ड हो रहा है, उस फील्ड के अंदर उसको क्या होता है, वहां पे आवेश की अनुभूति होती है, अर्थात उसे करंट लगने की संभावना रहती है। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार गतिशील आवेश,
के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे हम कौन सा कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि गतिशील आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। देखो मैंने पहले अकेला चुंबकीय क्षेत्र बोला गतिशील के कारण, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आपको ये नहीं बताऊं कि स्थिर आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र होता है, नहीं। देखो विद्युत क्षेत्र तो आवेश का गुणधर्म हो गया एक प्रकार से, उसकी स्थिर अवस्था से कोई मतलब नहीं है, लेकिन विद्युत क्षेत्र है आवेश का गुणधर्म, जबकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी गतिशील, उसकी अवस्था, उसकी पोजीशन में चेंज के कारण। तो मैं कह सकता हूं कि गतिशील आवेश के चारों ओर दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। There are two fields are produced around the moving charges which are called as electric field and magnetic field। बात समझ में आ रही है? अब ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या, जैसे विद्युत क्षेत्र के बारे में डिटेल से बात की, तो देखो अभी इसके ऊपर हमारे आगे के 2-3 चैप्टर हैं, हम वो पढ़ेंगे आगे की वीडियोस के अंदर। और चुंबकीय क्षेत्र की जब हम मैग्नेटोस्टेट पढ़ेंगे वहां पे आपको मैं डिटेल से बताऊंगा ओरेस्टेट का प्रयोग, जिन्होंने ये बात बताई थी कि कैसे विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत के कारण आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो वहां देखेंगे। अभी आपको केवल इतना याद रखना है। ये राजस्थान बोर्ड के अंदर पूछा भी गया था, शायद 2016 के अंदर पूछा गया था जहां तक मुझे याद है। इसके और गुणधर्म होते हैं, जैसे मान लो आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण। अब ये क्या होता है आवेशों का संरक्षण, अर्थात जैसे हमने पढ़ा है विद्युत ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, कुछ भौतिक संसार के अंदर बहुत सारे नियम होते हैं संरक्षण के। तो ये क्या है, जैसे आपने लेवल में पढ़ा है कि नहीं ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ये आवेशों का क्या कहलाता है, संरक्षण का गुणधर्म कहलाता है। वैसे ही आवेशों का संरक्षण का मतलब हो गया कि किसी भी क्रिया के बाद, जैसे घर्षण वगैरह करा दिया, कि किसी भी क्रिया के बाद, किसी भी अनुक्रिया के बाद वह पूर्व कुल आवेश संरक्षित रहता है। अर्थात ये इंपोर्टेंट लाइन है जो आपने पढ़ा है, वही ऊर्जा के संदर्भ में आपने क्या पढ़ा है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। वैसे ही आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट। इसका मतलब आवेश क्या होगा, किसी, जैसे मान लो मेरे पास, अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि मेरे पास एक छड़ है और इस छड़ को मैंने क्या किया, एक ऊनी कपड़े से रगड़ा था, वूलन क्लॉथ से भी रगड़ा था आपके सामने, और हमने क्या उदाहरण माना था कि शुरू में 100 इसके पास भी, शुरू में 100 इसके पास भी, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, 100 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको आवेश पता है 1.6×10⁻19 कूलाम होता है। हम बात करेंगे अभी इसके बारे में आगे। जब मैंने क्या कहा, इसको इसके साथ घर्षण कराया गया तो इसके अंदर 90 बच गए, मतलब 10 इधर से इधर चले गए, अब इसके पास 110 बच गए। तो देखो टोटल शुरू में इलेक्ट्रॉन अनुक्रिया से पूर्व कितने, 200, और अनुक्रिया के बाद 90 + 110 भी 200। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इधर गुणा कर दो, एक का इधर गुणा कर दो, तब देखोगे 200 × E = 200 × E। कहने का मतलब किसी भी अनुक्रिया के पश्चात कुल आवेश Q पूर्व बराबर Q पश्चात, या पश्चात मान लो, ये एक अनुक्रिया की बात की है मैंने, Q = Q डैश। हालांकि डैश का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन हमने क्या करा, पश्चात के लिए सिंबल अलग से मान लिया। भाई कम ज्यादा हो गया ना, तो दोनों को जोड़ कर लिया, बाकी Q डैश का मतलब Q ही है, तो दोनों का आवेश क्या होगा, समान होगा। एक और होता है इसका आवेशों का क्वांटीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो इसके अंदर कई बार क्या होता है, आपके बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। क्वांटाइकरण, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है क्वांटा शब्द से मिलके बना है, क्वांटा प्लस फिर आगे करंट का मतलब क्रिया, एक प्रकार की आवेशों क्वांटीकरण। मतलब आवेश एक ऐसी राशि है जिसे एक निश्चित यानी न्यूनतम मान के गुणज के रूप में ही प्राप्त किया जा सकता है, उस गुणज के अलावा किसी अन्य अनुपात में इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लो आप एक क्लास में बैठे हो
या मान लो आपने अपने फ्रेंड से क्या कहा कि मुझे यार एक पेन दे, तो आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे, एक पेन दे दे, 2 पेन दे दे, 3 पेन दे दे, 10 पेन दे दे। मतलब आपने क्या कहा, 1 गुणा 1 1 पेन दे दे, 1 गुणा 5 5 पेन दे दे, 1 गुणा 10 10 पेन दे दे। क्या कुछ नहीं बोलोगे 3.5 पेन दे दे, 3.25 पेन दे दे, 7.5 पेन दे दे, नहीं बोल सकते ना। इसका मतलब आपके पेन मांगने का क्वांटा हो गया 1। ऐसे ही किसी भी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा तो न्यूनतम स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर मैं चार्ज की बात करूं, क्यू इलेक्ट्रॉन की बात करूं, वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अर्थात किसी भी वस्तु पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुल आवेश का जो मान होता है वो एक न्यूनतम राशि के पूर्ण गुणज, न्यूनतम राशि मतलब ये के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसे आवेश का क्वांटा कहते हैं। और यह राशि मूलभूत आवेश या क्वांटा ऑफ आवेश कहलाता है, जिसका मान कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आई? मतलब the total amount of charge at any body is the perfect integer of a minimum quantity which is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि किसी भी राशि पर, तो कहने का मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मान लो इस पदार्थ के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी हमने देखा 100 का कितना हो गया 110, 10 इलेक्ट्रॉन चेंज हुए इस उदाहरण के अंदर। तो इसका मतलब उसके ऊपर आवेश कितना आया, आप क्या बोलोगे, Q बराबर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और घटेंगे तो प्लस माइनस एन, 10 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर Ne प्लस माइनस Ne, या कुल आवेश के फेवर में मैं बात कर सकता हूं समेशन Q बराबर प्लस माइनस Ne। अब यहाँ पे n क्या भिन्न संख्या हो सकती है क्या, फ्रिक्शन फॉर्म हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। क्यों? क्योंकि अभी आपको क्या बताया, n इंटीजर क्वांटिटी होगी 1 2 3 4 5 6 7 n रियल नंबर, हम इनफाइनाइट को काउंट नहीं कर रहे हैं, रियल नंबर ले रहे हैं। n नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूं, प्राकृत संख्या की। तो q बराबर Ne। इसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, एक एक नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन आपको कई बार यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे आप इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, 1-2 गुणधर्म और हैं छोटे छोटे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको मेरे हिसाब से आवश्यक क्वांटीकरण समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं उम्मीद करता हूं आपने ले लिया होगा। अब देखो आगे अगला जो गुणधर्म है वो क्या है, आवेशों की निश्चलता। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी वस्तु के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज स्थित है, जनरली हम क्या करते हैं प्लस से चार्ज को दिखाते हैं, बाकी आप कुछ भी दिखा सकते हैं। किसी वस्तु के ऊपर अगर चार्ज उपस्थित है तो उस वस्तु की गति का विद्युत आवेश के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लो अभी बिजली का तार है मेरे पास एक, और उसके अंदर करंट आ जाए, लेकिन मैं उसको जहां उसका पीछे चढ़ा होता है प्लास्टिक, वहां से पकड़ू, मान लो ये तार है और ये यहाँ से छिला हुआ है, अब इसके अंदर करंट आ रहा है, बिजली जुड़ रहा है मान लो। अब मैं इसको ऐसे ही हिलाऊं तो क्या बिजली का बिल कम ज्यादा आएगा क्या? मतलब ये तो नहीं कि करंट बाहर फेंकने लग जाएगा, ऐसा होगा क्या? मैं उम्मीद करता हूं आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवेशों की निश्चितता ये कहता है कि आवेशों की गतिशील और स्थिर दोनों अवस्था में उसके परिमाण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात यदि आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित है तो उसकी गति या स्थिर अवस्था का आवेश के परिमाण पर, आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस गुणधर्म को हम आवेशों की निश्चितता कहते हैं। अर्थात Q गतिशील बराबर Q स्थिर। When electric charge is placed on any object, then there is no effect is produced of the motion of that object. इसका मतलब Q motion is equals to Q stationary। देखो दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों तरह के विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, दोनों को बराबर लाभ हो, बराबर फायदा हो। तो मैं
लिख जरूर हिंदी में रहा हूँ, कुछ कुछ टर्म्स कुछ इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, लेकिन बोल दोनों में रहा हूँ। बाकी आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, हमें इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए। अगर ऐसा रहा तो हम आपके लिए इंडिविजुअल सेक्शन भी बनाने की कोशिश करेंगे। आज हमारा पहला ही वीडियो है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें और कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आवेशों की निश्चितता, देखो ये जो गुणधर्म है ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसके अंदर आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष बात आप नोट डाल सकते हो। नोट क्या है? जो एक राशि होती है Q बटे M, Q अपॉन M, मतलब आवेश बटे द्रव्यमान, इसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास विशेष स्पेशल चार्ज, या मैं कह सकता हूं कि इसके ऊपर जो होता है गति का प्रभाव पड़ता है, मोशन का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि M जो मोशन में होता है, जो गतिशील में होता है, वो स्टेशनरी मास यानी स्थिर द्रव्यमान के सापेक्ष कुछ कम या ज्यादा हो सकता है। ये आपने अपेक्षितवाद के सिद्धांत के अंदर पढ़ा होगा। ये कई बार पूछ लेता है कि Q बटे M के ऊपर गति का प्रभाव पड़ता है, अर्थात निश्चितता के नियम की पालना होती है या नहीं होती। ये जनरली आपके तेल बूंद प्रयोग मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, उनके अंदर उन्होंने इसके बारे में बात की थी। अभी आज हमने जो ये गुणधर्म देखे, कुछ गुणधर्म ये हो गए। अगर और कोई गुणधर्म आपको नहीं समझ में आया आप दोबारा बता देना। आज हमने ये गुणधर्म पढ़ा था Q बराबर N आवेशों का क्वांटीकरण। मैं आपको उस पर एक दो न्यूमेरिकल समझा देता हूँ, कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आप उसे आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा तो आप करके बताना। जैसे मान लो क्वेश्चन है मेरे पास, क्या किसी वस्तु के ऊपर, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आप लिख लेना, बहुत आराम से बोलूंगा। क्या किसी वस्तु के ऊपर 10 की घात माइनस 6 कूलम आवेश संभव है या नहीं? देखो ये आवेश कूलम, ये वर्ड जो कूलम आपने पढ़ा है 10वीं में। बाकी हम आवेश का जो मात्रक है, इसके कई मात्रक होते हैं, छोटे बड़े मात्रक होते हैं, उन सब के बारे में हम कल डिटेल से बात करेंगे। आज आपको छोटा सा गुणधर्म के बारे में बताया था, ताकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को प्रॉपर वे में स्टार्ट कर सके। संभव है या नहीं, आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा मैं इसके लिए। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, चूंकि Q बराबर क्या होता है प्लस माइनस NE। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज 10 to the power minus 6 कूलम चार्ज इज पॉसिबल और नॉट एट एनी ऑब्जेक्ट। तो Q इक्वल्स टू NE चार्ज, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, गिवन अप क्या है आपको, Q बराबर कितना आवेश दे रखा है 10 की घात माइनस 6 कूलम, 10 to the power minus 6 कूलम, और हमें क्या पूछ रहा है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो हम क्या देखेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मैंने आपको बताया था 1.6 × 10 to the power minus 19 कूलम होता है। तो मैं अगर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखूं तो क्या मतलब निकलता है 10 to the power minus 6 प्लस माइनस एंड एज इट इज 1.6 × 10 to the power minus 19 कूलम। ये मतलब है, इधर भी कूलम था, कूलम से कूलम कैंसिल, तो प्लस माइनस हटा दो तो एक बार 10 to the power minus 6 अपॉन 1.6 × 10 to the power minus 19। तो इसका मतलब, इसको अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करूं तो आप देख सकते हो बैलेंस होने के बाद 10 to the power minus 6 यहाँ पे है मेरे पास, इंटू 10 to the power minus 19, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 19, अपॉन में कितना आ रहा है 1.6 को अगर मैं 16 लिख दूं तो एक पावर ऊपर चली गई। आगे बात समझ में। तो अब देखो इसका मतलब 19 और 1 20, 20 में से 6 पावर गई तो 14 16। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको समरी करूं, इसको थोड़ा सा सोल्व करूं, तो अगर मैं इसका डिवाइड दूं, मान लो इसको 100 बना के 10 to the power 12 बना दूं, इसका ये डिवाइड करूं तो मेरे हिसाब से 6.2 into 10 to the power 12 which is equals to 62 into 10 to the power 11। आपने क्या देखा, n एक तरह से पूर्णांक राशि आ रही है, इंटीजर आती है। इसका मतलब हमने क्या बात की थी कि आवेश किसी भी न्यूनतम राशि अर्थात मूलभूत आवेश 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का गुणज के रूप में होता है, जो कि एक पूर्णांक राशि होती है, पूरी राशि होती है, बटे की संख्या या दशमलव की संख्या, नॉन इंटीजर क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो अर्थात यह आवेश संभव है। आगे बात समझ में। अब आपको इसी हिसाब से 2-3 क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको दे रहा हूँ 4.8 into 10 to the power minus 7। इसको चेक करना है पॉसिबल है या नहीं है। एक कूलम में
कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ 1 कूलम चार्ज। इसका मतलब कि एक कूलम अगर मैं चार्ज ले रहा हूं तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी आप ऐसे क्यू की जगह रखोगे, एन निकालोगे, ऐसे एज इट इज काउंट करना है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और इन दोनों क्वेश्चंस को आपको कल घर से करना है और कल के लेक्चर में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बात समझ में? मेरे हिसाब से आपको आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो इसको आप देखना। और अगर आपको पसंद आया हो तो जो भी आपको पसंद आया, नहीं आया, कोई कमी रही हो, आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताना। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है।